नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज कम से कम 3 दिन बाद धूप निकली है, धूप खिली है। हालांकि मुझे भी वेदर तो पसंद है। जो वेदर मुझे पसंद है वो ओवरकास्ट कंडीशंस ही पसंद है, मतलब वही धुंध रहना, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा, धुंध रहना, बरसात होना। लेकिन अभी 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो आज ठीक है, धूप निकली तो अच्छा ही लगा। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो की टाइटल को देख के भी समझ गए होंगे और थंबनेल को देख के भी समझ गए होंगे कि आज की वीडियो मैं किस बारे में बताने वाला हूँ, किस बारे में बोलने वाला हूँ इस वीडियो में और क्या दिखाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है जंगल के किसी गांव में प्रॉपर्टी खरीदने का या प्रॉपर्टी बनाने का या सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बनाने का, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक अपडेट भी है। जैसा कि उत्तराखंड में अलर्ट जारी था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 3 गेट, गर्जिया गेट और झिरना गेट, एक ढेला गेट, वो खुले हुए थे। वो हर सीज़न में खुलते रहते होंगे तो इसलिए वो खुले हुए थे, बरसात में भी खुले हुए थे। लेकिन अभी जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है कि बरसात अभी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो जिसकी वजह से वो तीनों गेट भी अब फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो सफारी इस टाइम पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है किसी भी गेट पे। ये एक अपडेट थी। अगर आप प्लान कर रहे हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने का, सफारी करने का, वैसे घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सफारी इस टाइम पे बंद हो गई है। जब तक नेक्स्ट अपडेट ना आए तब तक के लिए। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। खर्चा भी समझाऊँगा और चैलेंजेस भी समझाऊँगा, बेनिफिट्स भी समझाऊँगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। जो एक्चुअल जो कॉस्ट है, जो घर बनाने की एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे कि ये मेरा घर बन रहा है, जंगल के गांव में बन रहा है। ये पूरा सामने की तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है, इधर की तरफ ये कूपी गांव है, पीछे की तरफ छोटा कूपी भी पड़ता है। तो जो एक्चुअल इसकी कॉस्ट है तो वो दोस्तों वो तो मैं आपको बता पाऊंगा अराउंड 2.5 से 3 महीने बाद, जब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, 100% कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मैंने सोचा है वो सब कुछ इसमें अरेंजमेंट हो जाएंगी तब। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो बेसिक है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैन बी सेड लाइक कि अबव बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप जंगल से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद करते हो, जंगल से जुड़ा कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड लॉज के बारे में। जैसे कि ये मेजर रोल है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर ड्रीमिंग आउट मेकिंग अ होम इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नियर बाई एरिया, यू शुड नो इट कि जैसे किसी की उत्तराखंड की आईडी है, सपोज किसी की उत्तराखंड की आईडी है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि उन्हें तो जितनी चाहे वो लैंड खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन जैसे कि मैं आप जैसे कि लोग आप लोग जानते भी हैं, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करता था पहले। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है और मैं घर बना रहा हूँ। जंगल घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक रखता हूँ और सालों से जंगल घूम रहा हूँ। तो मेरी जो आईडी है दोस्तों, वो दिल्ली एनसीआर से है। तो जितनी भी आईडीज़ उत्तराखंड के बाहर की होती है, उनके लिए एक रूल होता है कि वो सवा नाली से ज़्यादा लैंड नहीं खरीद सकते। अब सवा नाली को अगर हम स्क्वायर फीट में बोले ना, तो अराउंड 2700 स्क्वायर फीट होता है दोस्तों। और अगर जहाँ गज चलता है, तो गज के हिसाब से बताऊं तो 270 से 300 गज के आसपास का एरिया आप मान सकते हो। लेकिन जैसा पहाड़ों पे कोई ऐसा प्लॉटिंग वगैरह तो होती नहीं कि हर खेत का अलग डायमेंशंस होते हैं, अलग शेप होती है, तो ऐसे प्लॉटिंग वगैरह तो होती नहीं। तो दोस्तों, जब प्लॉटिंग वगैरह नहीं होती ना, तो आप मान के चल सकते हैं इसको 250 गज के आसपास का। जैसे ये जिस लैंड पे मैं घर बना रहा हूँ, ये अराउंड इसका एरिया है 260-70 गज के आसपास है जब मैंने इसे नपवाया था। तो मतलब ये कहने के लिए 2700 स्क्वायर फीट होता है, सवा नाली होता है। बेसिकली ऐसा कोई प्रॉपर डायमेंशंस नहीं होते, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जो रजिस्ट्री होती है ना, वो 250 वर्ग मीटर में ही होती है रजिस्ट्री, चाहे 260 हो, चाहे 240 हो, चाहे 230 हो। जो मैंने नोटिस किया कि रजिस्ट्री, जैसे अब मैं झड़गांव मरचुला वाले क्षेत्र में हूँ, तो इसकी जो रजिस्ट्री होती है भिक्कियासैंण में होती है। तो जब मैं वहाँ पे रजिस्ट्री कराने गया था, तो यही उसके वो थी। अब मैं इसकी लैंड की कॉस्ट बताता हूँ आपको। दोस्तों देखो, जैसे कि डिकुली है, डिकुली फुल है, डिकुली में आपको लैंड नहीं मिल सकती।
क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि डिकुली में, मोहान में क्या हमें कुछ लैंड मिल सकती है, क्योंकि वो जंगल की स्टार्टिंग है दोस्तों, वो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है। और अभी वहाँ पे आप देखोगे ना तो इतने रिजॉर्ट्स, इतने 5 स्टार होटल्स बन चुके हैं ना कि बिल्कुल ही कंजस्टेड मोड में आ चुका है वो। तो आप लोगों को मैं बताऊं भी, फैसिलिटीज़ हैं लेकिन फिर वो जंगल वाली फील नहीं है उधर, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट जहाँ होती है दोस्तों फिर ऐसे ही होता है, टाइगर अटैक्स होते हैं वहाँ, लेकिन क्योंकि कोर एरिया से सटा हुआ है। लेकिन जो एक जंगल लवर वाला जो होता है ना हिसाब, वो शायद वहाँ पे अब महसूस नहीं होता। जैसे डिकुली है तो डिकुली में लैंड अवेलेबल नहीं है, मोहान आता है, मोहान में भी लैंड अवेलेबल नहीं है। फिर आता है मरचुला, दोस्तों मरचुला में भी लैंड अवेलेबल नहीं है। तो उन बारे में बात ही क्या करनी, जहाँ लैंड अवेलेबल है नहीं वहाँ की बारे में बात ही क्या करनी। वहाँ के तो रेट्स फिर दोस्तों, रीसेल लैंड है, जब पहली बार से लैंड सेल होती है तब पता चलता है रेट। जब लैंड रीसेल हो रही होती है तो उसका कोई रेट नहीं होता, फिर वो बेचने वाले की मर्जी पर डिपेंड करता है क्या डिमांड करने लग जाए वो। तो उसके बारे में तो खैर क्या ही बात करना। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, इस क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो रेट है दोस्तों वो अराउंड 8 से 9 लाख रुपए नाली चल रहा है। सवा नाली ले सकते हैं तो 8 से 9 लाख रुपए नाली। जब मैंने ये लैंड खरीदी थी तो ये लगभग 8 लाख रुपए नाली की थी। लेकिन जैसे कि मेरा जिनसे मैंने लैंड ली तो उनसे मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट थे, तो मुझे 10 लाख रुपए में विद रजिस्ट्री पड़ गई थी। जैसे रजिस्ट्री भी होती है ना तो 7-8% रजिस्ट्री के लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे 10 लाख के अंदर अंदर में लैंड और रजिस्ट्री दोनों पॉसिबल हो गई थी मेरी, क्योंकि मैं यहाँ आता रहता था। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है, जैसे सामने की तरफ रोड है तो मैंने रोड पे क्यों नहीं खरीदी लैंड। दोस्तों एक बात बताऊं कि जैसे जो पैचेस होते हैं लैंड के, डिफरेंट पैचेस होते हैं, तो हर खेत सवा नाली का नहीं होता। और कोई जिसका 3 नाली है, 4 नाली है, वो ऐसे बेचेगा भी नहीं। सवा नाली कोई नहीं बेचेगा इतना आसानी से ना, क्योंकि उनकी फिर शेप खराब हो जाती है। तो कुछ ही खेत होते हैं जो सवा नाली के हमारी डिमांड होती है ना सवा नाली, उसको फुलफिल करते हैं। उसमें से जैसे एक ये था। तो जैसे रोड्स के आसपास जितने भी खेत हैं वो 3 नाली 4 नाली के हैं, ठीक है। और जो नया भू कानून अब लागू हुआ है उसमें इतनी सख्ती है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी मैनेजमेंट होगा। दूसरा, जो पहले लोग अपने रिलेटिव्स के नाम पे या इस तरह से ले लिया करते थे लैंड, कि बहुत सारी लैंड इकट्ठी कर ली, अपने रिलेटिव्स का नाम लगा लिया, अपने उसका नाम लगा लिया, जिससे क्या हुआ कि लैंड, बड़ी बड़ी लैंड भी वो खरीद पाए। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर कोई जिनके बीच में जरा सा भी ब्लड रिलेशन है, जो कि पहले सरकार के रूल पढ़ लीजिएगा, उससे पहले उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कराइएगा, अदरवाइज आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ज़्यादा लैंड ले लेते हैं। तो जैसे कि ये सवा नाली जाए तो ये तो क्लियर है, इसमें सब कुछ मतलब जो रूल्स वगैरह है ना वो सारे फॉलोड है। तो दोस्तों अगर मैं ज़्यादा लैंड लेने की कोशिश करता तो फिर वही मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करनी पड़ती रूल्स के साथ, जो कि ना मैं करूँगा और ना मैं किसी को कहूँगा कि करो आप। अगर आप वाकई में सवा नाली से ऊपर लैंड लेना चाहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करो, अनुमति लो, फिर लैंड लो। नहीं तो अगर जिन 2 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हो रही है उनके बीच में ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब जैसे अब मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने ये लैंड ना ज़मीन से, इससे रोड से इधर क्यों लिया है, तो पहला तो रीज़न यही है कि रोड से लगे हुए पैचेस इतने बड़े थे कि कुछ ऐसा अवेलेबल भी नहीं था। और दूसरी बात क्या, आज यहाँ अवेलेबल है भी लैंड, आने वाले समय में दोस्तों डिकुली, मोहान, मरचुला फुल है, तो ये भी फुल होने वाला है। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा देर नहीं करी, मैंने सवा नाली का जो पैच मिल रहा था वो। और दूसरी बात क्या, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि शायद मैं रोड पे लैंड बिल्कुल लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो डिस्टर्बेंस, रोड की लैंड पे हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है। सहूलियत होती है, गाड़ी घर में घुस जाती है, लेकिन डिस्टर्बेंस। दूसरी बात क्या, एनिमल साइटिंग रोड पे होना, मतलब होती है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो देखा है कि जब ये टाइगर हुए, लेपर्ड हुए या एनिमल्स हुए ना, जब ये रोड पे होते हैं ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है गाड़ी का, एक्सीडेंट का। लेकिन जब ऐसे किसी लोकेशन पे वो आते हैं ना, जैसे ये बगल वाले खेत है, इसमें वो घास खा रहेगा, तो उसे पता है कि भाई मतलब वो नहीं आना, यहाँ गाड़ी नहीं आनी, क्योंकि रोड है नहीं और गाड़ी का रास्ता है नीचे लाने का। लेकिन फिर भी मेरा ये टारगेट है कि मैं गाड़ी नीचे ना लाऊं, समय से ही टाइम पे घर आओ अपने। और जैसे गाँव का शेड्यूल होता है, गाँव का एक डिसिप्लिन होता है, उसी तरह से हम भी जिए कि जैसे सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 6 साढ़े 6 तक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हम भी बाहर ना निकले, ठीक है। और अगर निकलते भी हैं तो अकेले ना निकले, कम से कम 3-4 बंदे इकट्ठे होकर निकलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो कोई एक निर्धारित समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि, और अगर ऐसा, मैं लैंड की कॉस्टिंग के बारे में जो बोल रहा हूँ ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर भाई रोड से नीचे है, पहली बात तो सवा नाली के पैचेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये रोड से नीचे है तो इसकी कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। रोड की लैंड होगी वो भी 8-9 लाख रुपए नाली पे जी चल रही है यहाँ रेट, और अगर नीचे होगी तो भी 8-9 लाख रुपए नाली पे ही चल रहा है रेट। तो ऐसा भी नहीं है। तो ये मैं पॉइंट बताना चाहता था आपको कि कॉस्टिंग तो मैंने आपको बता दी कि लैंड कॉस्टिंग क्या हुआ है, और रूल्स भी अब मैंने थोड़े से समझा दिए आपको। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ।
दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात बताऊं, सबसे पहले बेसिक बात भी बता देता हूं मैं कि जैसे जब हम लैंड परचेज करते हैं तो ये भी बहुत देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ पे बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन कहाँ पे है। देखो मैं आपको ना यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे गाँव है, ये जो पेड़ है ना अभी इसकी वजह से शायद नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा कहीं और से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गांव के कुछ लोग भी दिख रहे हैं। तो जहाँ ये खड़े हैं ना, जो यहाँ पे माता जी खड़ी हैं, इसके पास ही देखो बिजली के तार भी जा रहे हैं नीचे की तरफ। अगर आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो बिजली के तार दिख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बिजली का कनेक्शन तो इतना पास है क्योंकि नीचे पूरा गांव बसा हुआ है, इधर पूरा गांव है, नीचे की तरफ रहते हैं अराउंड 80 लोग गांव में। और गाड़ी का रास्ता भी है, ये नीचे से ना गाड़ी का रास्ता पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। ये तो है ही गाड़ी का रास्ता, यहाँ से भी गाड़ी लाई जा सकती है। जब मेरी बात हुई थी पटवारी जी से, जब मैं यहाँ लैंड खरीदने आया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि गाड़ी ला सकते हो आप यहाँ से, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रास्ता नहीं है, ये सरकार का रास्ता है, आप इससे गाड़ी ला सकते हो। तो दोस्तों तो बिजली का कनेक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया। अभी मैं आपको पानी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो पानी है वो प्रधानमंत्री योजना जो है हमारी मोदी जी की जो योजना है हर घर जल, उसका कनेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे पानी का जो कनेक्शन मिलता है वो मिलता है भिक्यासैंण से, वहाँ भी मुझे जाना है। लेकिन जो बिजली का कनेक्शन मिलता है वो मिलता है मोलेखाल से। यहाँ पे शशि खाल मोलेखाल एक जगह है, वहाँ पे ही मिलता है बिजली कनेक्शन। वहाँ पे भी अभी मैं शायद अभी थोड़ी देर में निकलूँगा वहाँ के लिए, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है, सरिया वगैरह काटने में काम आएगा। जो पहले का सरिया था वो तो हाथ से काट लिया था, लेकिन अभी ज़्यादा सरिया लगने वाला है तो कनेक्शन होना ज़रूरी है। और वैसे भी मैं फॉर्म वगैरह ले आया हूँ, बात मेरी हो गई है, जल्दी से जल्दी बिजली का कनेक्शन भी आ जाएगा। तो ये बिजली पानी आप ध्यान रखें कि आपके यहाँ से बिजली और पानी की दूरी कितनी है, कि अगर ज़्यादा दूरी पे ले लोगे ना, अगर पानी की पाइपलाइन ही नहीं है, मान लो हर घर जल की पाइपलाइन ही नहीं है वहाँ, तो फिर पानी आएगा कैसे। और दूसरा, अगर बिजली है, बिजली बहुत दूर है, मतलब कुछ मान लो हो रखी है 1 किलोमीटर दूर तक कनेक्शन नहीं है या आधा पौने किलोमीटर तक कनेक्शन नहीं है, तो फिर तो खंबे वगैरह इतने लगेंगे ना कि कॉस्टिंग उसकी बहुत बहुत हाई हो जाएगी बिजली के। अब यहाँ से जैसे लाइन नीचे से आनी है तो 2 खंबे बहुत हैं, वो खंबे का खर्चा मैं ही तो दूंगा। पोल्स का जो खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का और वायर का खर्चा कस्टमर ही बेयर करता है, तो ये खर्चा मेरे पे ही। अगर यहाँ से तो चलो दो पोल्स में लाइट आ जाएगी, लेकिन उसमें नहीं आएगी। लाइट से रिलेटेड अभी आगे पार्ट में एक और पॉइंट भी अभी आगे इंक्लूड करता हूँ। आज बातें बहुत सारी करेंगे दोस्तों, काम की बातें करेंगे आज। ये सामने माँ काली का मंदिर है, जय माँ काली। जब ये मंदिर से भी रिलेटेड एक कमेंट आया था मेरे को कि मैं इस मंदिर को भी बनवा देता हूँ। दोस्तों ये प्राचीन काल का मंदिर है, इसका स्ट्रक्चर यही है। इसको वो ऐसे नहीं बनेगा ये कभी भी कि जैसे मंदिर होते हैं ना भवन टाइप में, भवन नहीं बनेगा इसका कभी भी, ये ऐसे ही रहेगा। जैसे हमारे यहाँ हमारे गाँव में तो इन्हें कहते हैं माई, तो ये माई ही है एक तरह से ना, ये ऐसे ही होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होते हैं। इनको ऐसे भवन में नहीं बनाया जाता, भवन में कैद नहीं किया जाता इनको। तो इसको मरम्मत हो सकती है, अच्छे से ऊपर उठा के बन सकता है, लेकिन ये कभी भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये जो माँ काली का मंदिर ये सामने दिख रहा है आपको। दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं खर्चे की, तो सपोज अभी मैंने आपको बताया कि लैंड एक्विजिशन के तो रूल्स मैंने आपको समझाई दिए कि सपोज आपने एज पर रूल्स जाके एक लैंड परचेज कर ली अपने लिए, बिजली पानी देख लिया कि बिजली पानी कहाँ है, सब कुछ अपने खसरा खतूनी निकलवा ली और पटवारी जी को बुलवा के चेक करवा लिया, सब कुछ क्लियर होता है, आप लैंड खरीद लेते हो। लैंड खरीदने के बाद सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम मैं आप लोगों को बोलूँगा करने के लिए, वो है ये रिटेंशन वॉल बनानी। रिटेंशन वॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर ये रिटेंशन वॉल ना हो तो जो साथ वाले जो खेत होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है और टूटने के चांसेस होते हैं, आपकी लैंड में घुसने के चांसेस होते हैं उस मिट्टी के। तो जिसकी वजह से जो एक साफ़ सफाई वाला भी चीज़ होती है, दूसरा एक रिस्क वाली जो मैटर होता है ना, वो रिस्क हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये रिटेंशन वॉल पे आते हैं हम दोस्तों। इस रिटेंशन वॉल को, जैसे मेरी सवन वाली लैंड थी तो, और यहाँ पे मैंने बताया रोड से मेरी लैंड नीचे है, मैंने जानबूझ के नीचे खरीदी है। तो इसमें क्या है कि ना खर्चा कैसे बढ़ता है ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा क्यों पड़ रहा है कि मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1 कुंटल रेत है, अब वो 1 कुंटल रेत मैं रामनगर से ले रहा हूँ, तो वो वहाँ से आता है अराउंड 50 रुपये कुंटल, ठीक है। फिर 50 रुपये कुंटल लेता है वो गाड़ी लेके आने वाली, 50 रुपये कुंटल उसका कोस्ट था रामनगर में, 50 कुंटल में कोस्ट होती है यहाँ पे झड़गांव तक लाने की एक डंपर वाले की, तो 100 रुपये कुंटल हो गया। फिर यहाँ से ऊपर से 42 रुपीज़ कुंटल ले रहा है घोड़े वाला इसको नीचे तक लाने के लिए। तो जो चीज़ 50 रुपये कुंटल थी वहाँ यहाँ पे 142 रुपये कुंटल हो गई आते आते,
तो और ये हर चीज़ पे अप्लाई करेगा, जो भी चीज़ आप बात करेंगे ना, जिस भी बारे में आप बात करेंगे, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो रोड़ी हो या सरिया हो, हर चीज़ पे ये कॉस्टिंग आप मान के चलना डबल के आसपास पहुंचेगी, कि डबल ट्रिपल तक जो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा किसी चीज़ों में कॉस्टिंग कम भी लगेगी, किसी चीज़ों में कॉस्टिंग ज़्यादा भी होगी, लेकिन ये लगभग डबल से ट्रिपल तक पहुँचती है। और मैं जानता हूँ दोस्तों ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, भले ही मुझे ये 42 रुपये कुंटल यहाँ से माल लाने में नीचे घोड़ों की जरूरत पड़ रही है आज, लेकिन कल जो पीसफुल थॉट, जिस थॉट के साथ मैंने इसे बनाया है ना, रोड से दूरी, वो मेरा मोटिव यहाँ से पक्का सफल हो जाने वाला है। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दोस्तों, मैंने ये सेकंड होम बनाया इसलिए बनाया क्योंकि मेंटल पीस की वजह से। दिल्ली एनसीआर का शोर शराबा हमने छोड़ा, अच्छे वेदर कंडीशन पर रहने के लिए आए हैं। अब उसमें भी अगर मैं रोड के इतना उसमें रहूँगा तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि वहाँ पे भी शोर शराबा हो जाने वाला है, क्योंकि विद द टाइम ये एरिया भी डेवलप करने वाला है। मैं आपको बता दूं, टिकुली में भी अभी अब से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले 2 लाख रुपए नाली भी लैंड बिकी है, लेकिन आज वहाँ दोस्तों 1 करोड़ रुपए नाली भी कोई दे रहा है, नहीं दे रहा, वही मैंने बोला रीसेल लैंड है तो मुंह मांगे दाम है। तो ये जब ये रिटेंशन वॉल होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर ये रिटेंशन वॉल के ऊपर मैंने ये लगवाए हैं, ये अपना एंगल्स लगवाए हैं, और एंगल्स के बाद जाली लगवाई है। और इसकी हाइट मैंने रखवाई है लगभग 10-10, 11-11 फीट, ताकि कोई भी एनिमल अंदर ना आ सके डायरेक्टली। वैसे तो जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, अगर आपके पास उसके खाने की चीज़ नहीं है ना, मतलब कोई मवेशी नहीं है, तो वो ऐसे आता नहीं यूजुअली। लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ऊपर तक लगवाया, और इसे मैं अभी और स्ट्रॉन्ग करूँगा, इस फेंसिंग को अभी मैं और स्ट्रॉन्ग करूँगा, मजबूती से घर भी बनेगा, फेंसिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ताकि मैं ही नहीं, कोई मेरे आने जाने वाले हो गए, फैमिली हो गए, आप लोग हो गए, कोई भी आता है ना, तो उसको डर का फैक्टर नहीं होना चाहिए, फ्रीली घूम सके, फ्रीली रह सके। तो ये किए होता है। अब इसकी मैं ना कॉस्टिंग बताता हूँ आपको कि मेरी कॉस्टिंग कितनी लगी दोस्तों। जैसे सवा नाली की थी, सवा नाली में ये मान लो मेरे लगभग 5 लाख रुपए लगे इसको पूरा वो करने में। जैसे 10 के अंदर में लैंड हो गई, फिर 5 लाख रुपए मेरे को ये ना ये सब इसकी रिटेंशन वॉल बनवाने में, ये नीचे तक गई है, बुनियाद इसकी गहरी है, और 5 लाख रुपए में मतलब ये रिटेंशन वॉल हो गई, और तुम्हारी ये एंगल हो गई, और ये जाली हो गई। फिर मैंने ये गेट बनवाया था एक, ठीक है, और 40,000 का ये गेट बना था, 35 to 37,000 का गेट था। इसको लाने का खर्चा अलग हुआ 2,500 रुपये, तो लगभग 40,000 के आसपास ये गेट बना। तो जो रिटेंशन वॉल और ये तार बाड़ और ये गेट लगभग 5-5.5 लाख रुपए की आप कॉस्टिंग रख सकते हो। तो एक लैंड और यहाँ तक की कॉस्टिंग मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं इससे आगे की कॉस्टिंग बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों। फ्लो से थोड़ा इधर जाते हुए, इधर उधर जाते हुए, मैं आउट ऑफ टर्न जाके आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, जैसे इस जगह जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इसमें जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का कर रहा हूँ। अव्वल दर्जा इन द सेंस कि कोई भी चीज़ सेकंड नहीं है, हर चीज़ फर्स्ट। कि अगर ईंट भी है तो वो भी अव्वल, अगर ये लग रही है तो भी अव्वल। तो अभी अगर देखो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुँची है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुँची है। अभी जो मेरा एक्चुअल जो कॉस्टिंग आ चुकी है ना, इसमें अराउंड 22-23 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहुँचते 50 का आंकड़ा छुएगा, पक्का छुएगा। अब देखो, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये है, ये लकड़ी है। ये लकड़ी दोस्तों हर 2 कैटेगरी में आती है, 2 क्वालिटी में आती है। ये साल की लकड़ी है। साल के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आप जंगल से रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो साल की एक कहावत बड़ी मशहूर है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। तो 100 साल मतलब 300 साल की लाइफ होती है साल की लकड़ी की। तो ये जो लकड़ी यूज़ हुई है, साल की लकड़ी यूज़ हो रखी है इसमें। तो अगर इन चौखटों की बात करें तो इन चौखटों की कॉस्ट मुझे आई है 88,000। लेकिन अगर हम दूसरी किसी लकड़ी में अगर इसमें जाते, अगर हम किसी जैसे कोकाट है, घोड़ है, इनकी लकड़ी पे अगर हम जाते तो ये चौखटें 50,000 में भी आ सकती थी। तो जो मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ ना, ये भी आप थोड़ा सा मैटर करता है चीज़ों का कि आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट लगा रहे हो वहाँ। जैसे सीमेंट है तो सीमेंट अंबुजा ही लग रहा है, अंबुजा ही लग रहा है, अंबुजा ओपीसी लगाने की कोशिश है, अंबुजा ही लग रहा है कम से कम, कोई सस्ता सीमेंट भी नहीं यूज़ हो रहा। हर चीज़ मतलब हर प्रोडक्ट मैं बेस्ट से बेस्ट लगा रहा हूँ, तब जाके मेरी अराउंड 23 के आसपास का हिसाब है मेरा कि 23 लाख के अराउंड अभी तक लग चुके हैं। और अभी इसमें क्या ही हुआ है कि अभी लैंड आई है, ये फेंसिंग हुई है और इतना सा काम हुआ है, ठीक है, क्योंकि लेबर कॉस्टिंग भी है ना दोस्तों, लेबर कॉस्टिंग भी तो इंक्लूड होती है। तो अभी ये 23 के आसपास का चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, 23 लाख के में इतना हो जाता है। इस एरिया में अगर होगा तो 23 लाख में यहाँ तक काम पहुँचेगा। अभी अराउंड 25 का खर्चा इसमें और है, क्योंकि जिस तरह से मैं इसका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि टफ एंड ग्लास वगैरह लगा के हर रूम बेहतरीन बना के साफ़ सुथरा, पूरे घर में पत्थर वगैरह ये सब, तो ये करेगा क्रॉस 50 क्रॉस करेगा, 100% करेगा। और इतना ही मेरा प्लान भी है, मतलब इतना ही है मेरा प्लान कि 50 के आसपास पे निपट जाए मामला।
ताकि ये जो है ना 50 में अच्छे से साफ सुथरा सा खड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्वर्टर भी हो, जनरेटर भी हो, हर चीज़ हो, क्योंकि रात और दिन में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों जंगल के। देखो इधर से कूपी गांव भी दिखता है, मैं आप लोगों को बीच में कूपी गांव भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखो क्लियर दिख रहा है दोस्तों कूपी गांव, मौसम साफ है ना आज, तो आज क्लियर दिख रहा है। ये देखिए चलिए और खर्चा भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये जो 50 लाख की फिगर मैंने आपको दी है ना अभी, ये मेरा अंदाज़ा है, मतलब मेरी कैलकुलेशन है। इससे कम तो खैर क्या ही होगा, इससे ज़्यादा भी जा सकती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को जैसे आप कोई प्लान करते हो तो 50 लाख तो आप ममसम, जैसे सवानाली लैंड है और वो है, तो आप 50 लाख तो मिनिमम रखना बजट बना के, कि 50 लाख तो है ही। अपने बैक ऑफ द माइंड में ये बात आप रखना कि साफ़ सुथरे 4 कमरे बनाने में, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये स्टाफ का रूम बन रहा है, उधर एक रूम बन रहा है, बीच में वॉशरूम बन रहा है, ऊपर 2 रूम बनेंगे, इसके ऊपर 1 रूम बनेगा, तो 4 कमरे अच्छे से साफ़ सुथरे बनाने में, और फिर उन्हें फर्निश्ड करने में, कि जैसे ग्लासेस वगैरह लगाने, और ये टफ एंड ग्लासेस वगैरह ही लगेंगे, यहाँ नॉर्मल ग्लासेस नहीं लगेंगे। नॉर्मल ग्लास थोड़ा सस्ता आता है, लेकिन ये टफ एंड ग्लास है तो महंगा ही आएगा वो। और इस तरह से साल की लकड़ी यूज़ करना, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, मैं कहूँ कि लंबी लाइफ के लिए अगर चीज़ों को चलाना है तो एक बार ही होती है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन बार बार नहीं होती। तो मान के चलो लाइक स्ट्रक्चरिंग पे, फिनिशिंग पे, पत्थर वगैरह लगाने का जैसे मेरा प्लान है कि इसमें पत्थर लगाऊंगा, टाइल्स लगाऊंगा, अच्छे से दरवाजे, सागौन की लकड़ी के दरवाजे लगाने का प्लान है। तो वो सब अगर आप बात देखेंगे ना, चीज़ें थोड़ा मजबूती से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, तो 50 लाख तो मिनिमम फिगर होगी दोस्तों। अगर मेरे जैसे लैंड का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे मतलब रोड से थोड़ा सा हटके, दोस्तों रोड से थोड़ा सा हटके, अब मैं आपको ना एक चीज़ भी और भी दिखाता हूँ। देखो इसका ना रिलेशन, वैसे मैं एक पॉइंट अभी आप लोगों को और भी बताता हूँ, बिजली से रिलेटेड बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ना मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखो इधर की तरफ ना, यहाँ पे मैंने 2 लेपर्ड देखे थे, नीचे की तरफ यहीं पे घर के सामने की तरफ मैंने वाइल्ड बोर्स का ग्रुप देखा था, और बार्किंग डियर और सांबर डियर तो मैं यहाँ देखते ही रहता हूँ। और ये है, देखिए ये सामने जितनी भी लैंड आपको दिख रही है ना, ये आसपास की जितनी भी लैंड है, ये ग्राम सभा की लैंड है। इसमें हम टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम एनिमल के पास नहीं जा रहे, फॉरेस्ट से एनिमल हमारे पास आ रहा है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसे देख सकते हैं, टॉर्च मार सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ परेशान कर सकते हैं, उसको परेशान नहीं कर सकते एनिमल को, लेकिन देख तो सकते ही हैं। ठीक है, और इवन जैसे यहाँ पे मेरा प्लान है कि मैं एक टेलीस्कोप ले लूँ, बर्ड वाचिंग टेलीस्कोप ले लूँ, और ये सामने ये जिम कॉर्बेट वाला एरिया है ये वाला, और इधर वाले एरिया, ये सब जगह टाइगर्स तो रहते ही हैं, तो यहाँ से भी हम वो सब कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के मामले में इसका बहुत वो है, जो वाइल्ड लाइफ के उसमें भी फैक्टर है। अब इसका ना मैं इससे बताता हूँ रोड से थोड़ा हटके क्यों जरूरी है। अब देखो जैसे वो उधर से गाड़ी जा रही है, अभी गाड़ी गई, शोर हुआ, तो एक तो ये डिस्टर्बेंस कि घर में भी आप हो तो घर में भी आपके शोर आ रहा है, ये जो रोड वाले मकान होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ भी ना कभी भी फ्री नहीं घूमती। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, मेरे अलावा मेरे घर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे ये खेत है, बगल वाला खेत है, इनमें भी हिरन चरते रहते हैं रात को यहाँ हिरन आते हैं, अपना चरते हैं, खूब चरते हैं। मैंने दोस्तों काफ़ी बार देख लिया, तो जैसे ये हिरन वगैरह आते हैं खूब चरते वगैरह है, तो ये एक अलग ही एक्सोटिसिटी बनाती है, ब्यूटी बनाती है कि हम अपना रात को उन्हें देख रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं हम तो हमें हिरन दिख रहे हैं चरते हुए। ये सब लाइक यू नो दोस्तों तभी पॉसिबल है जब हम रोड से अंदर रहते हो। रोड पे अगर हम रहेंगे ना तो सुबह 4 बजे जैसी बैरिकेडिंग खुलेगी, 4:30 बजे आपकी आँख खुली जानी है एक बार, क्योंकि ऐसे गाड़ियाँ निकलती हैं ना धड़धड़ाती हुई, रोडवेज आती हैं दिल्ली से, और टैक्सीज आती हैं दिल्ली से, और ट्रक्स आते हैं, तो बहुत कुछ मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ये तो मैंने बहुत सालों से नोटिस कर रहा हूँ मैं इस बात को दोस्तों। इसमें क्या है कि रोड से नीचे का क्या एक बार स्ट्रगल है कि हाँ भाई आना जाना, और उसके लिए भी गाड़ी का ऑप्शन है। हालांकि मैं गाड़ी लाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन विद द टाइम अगर मुझे लगेगा अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो जैसे कि टाइगर वगैरह का प्रोन एरिया है तो गाड़ी ले आएंगे नीचे। लेकिन मेरा खुद का मन नहीं है गाड़ी नीचे लाने का, क्योंकि गाड़ी अगर टाइगर ने या इन लेपर्ड ने या इन एनिमल्स ने देखी तो दोस्तों डेफिनेटली ना वो यहाँ से दूर रहने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक्सीडेंट का बड़ा डर रहता है उनके दिमाग में कि गाड़ी से उनके हादसे हो चुके होते हैं, देखे हुए होते हैं उनके, तो गाड़ियों से बहुत डरते हैं वो। तो ये भी एक पॉइंट था कि दोस्तों मैं इसके नीचे क्यों मैं घर बना रहा हूँ, रोड के नीचे क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे सेंटर से मैं क्यों बना रहा हूँ कि इधर भी हो जंगल, इधर भी जंगल से वाला वो हो। और जैसे ये जंगल के गाँव हैं, जैसे मैंने बोला कोर एरिया नहीं है
ये बफर है, आप इसको बफर कंसिडर कर सकते हो, इसको कोर एरिया कंसिडर नहीं कर सकते। कोर एरिया में तो दोस्तों फॉरेस्ट है, क्योंकि मैं ये बात पता क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जंगल में घर बना रहे हो। मैं जंगल में नहीं घर बना रहा जंगल में तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, जंगल में तो एंटर करना भी अलाउड नहीं है। जैसे सामने की तरफ ये पहाड़ है, ये जंगल है, जिम कॉर्बेट का पार्ट है, तो इसमें तो हम घुस भी नहीं सकते ऐसे। और पहली बात तो टाइगर ही मिल जाएगा उससे पहले, लेकिन उसके बाद भी अगर टाइगर नहीं भी मिला ना तो वैसे भी बंदा अरेस्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये कोर एरिया है सामने की तरफ, ये बफर एरिया है, ये ग्राम सभा की लैंड है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। और यहाँ मैं ही अकेला नहीं रह रहा अराउंड यहाँ की जो झड़गांव की मेन इसकी पॉपुलेशन है ना, वैसे तो मरचुला भी झड़गांव का पार्ट है, लेकिन अगर हम मेन झड़गांव गांव की बात करें तो 525 पॉपुलेशन है दोस्तों, 525 लोग रहते हैं और अराउंड 100-150 मकान बने भी हुए हैं। वो विद द टाइम आप कंटेंट के साथ आप जुड़ोगे ना तो वो जीवन शैली भी देखोगे, सब कुछ देखोगे आप। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मैं आपको ना बिजली वाली बात बताता हूँ, बिजली का पॉइंट वाली की, जो बिजली वाला पॉइंट मैं आपको बोल रहा था, वो वाला पॉइंट कि बिजली का कैसा है सिस्टम है। दोस्तों लाइट से रिलेटेड क्या हुआ था ना कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे शशिखाल में है हाइडल डिपार्टमेंट का ऑफिस। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली लोड क्या रहेगा। अभी तो ये प्लेन लैंड है लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मतलब 3 से 4 एसी लगेंगे, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, 2-3 फ्रिज हो सकते हैं ऐसे, मतलब क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि इस रूम को बिल्कुल ऐसा करा दिया जाए, मतलब बढ़िया से बनाया जाए। जैसे एक 4 स्टार 5 स्टार, देखिए दोस्तों 5 स्टार प्रॉपर्टीज तो खैर अलग ही होती है, लेकिन जैसा 4 स्टार का रूम होता है ना, जहां तक, क्योंकि मुझे भी दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस है 4 स्टार का भी 5 स्टार का भी, तो हर महादेव बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। तो मैंने उनके हिसाब से ही इसका इवैल्यूएशन किया, तो लोड काफी रह सकता था। तो जो मैंने लोड ना पूरा बताया उनको हाइडल डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने एक फॉर्म सबमिट कराया मुझसे और फिर बताया कि वायर कितनी लगेगी, खंबे कितने लगेंगे, सब उन्होंने मुझे बता दिया। अप्रोक्सीमेट चार्जेस भी वो बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे बताया कि जैसे अभी मैंने मांगा था कमर्शियल कनेक्शन, रेजिडेंशियल जो कनेक्शन है ना दोस्तों, उसमें ना बड़ा इशू है कि जब उस पर लोड पड़ता है ना, मैंने देखा है कि जब उस पर लोड पड़ता है ना रेजिडेंशियल कनेक्शन पे, एसी वगैरह चलते हैं तो फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। और इस गांव में, पूरे गांव में, इस क्षेत्र में कोई भी ना कमर्शियल कनेक्शन अभी इशू नहीं है फिलहाल के लिए, जैसा मुझे पता चला। तो कमर्शियल कनेक्शन मैंने मांगा 5 किलोवाट का, वो फॉर्म भी सबमिट हो गया। अब वो फॉर्म हाइडल डिपार्टमेंट के पास ही है इस टाइम भी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अभी जैसे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी पूरी नहीं है, अभी ये प्लेन लैंड है, तो अभी आपको क्या नीड है मतलब 5 किलोवाट के कनेक्शन की। मैंने कहा मुझे फिलहाल तो कोई नीड नहीं है, लेकिन विद द टाइम नीड आएगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आप सिर्फ सरिया काटने वगैरह के लिए कनेक्शन की नीड है आपको, कि सरिया काट सकें, 2-4 लाइटें लगा सकें। तो अभी आप फिलहाल एक नॉर्मल सा रेजिडेंशियल कनेक्शन हम आप लोगों को हम आपको दे रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंशियल कनेक्शन 1 किलोवाट का। जितने भी चार्जेस इसके लगेंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब कमर्शियल में कन्वर्ट होगा ना ये 5 किलोवाट में, तो उसमें से वो पैसे माइनस हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो मुझे कमर्शियल कनेक्शन लेना था ना, वो कमर्शियल अभी मुझे मिल नहीं रहा, अभी मुझे मिल रहा है रेजिडेंशियल 1 किलोवाट का। आने वाले समय में वो बोल रहे हैं कि इसको 5 किलोवाट का कन्वर्ट कर देंगे इसी को ही। ये भी एक बात थी। और जैसे मैंने बताया कि जितना पास आपके ट्रांसफार्मर होगा इतने पैसे आपके थोड़े कम लगेंगे। अगर जितना ज्यादा वो ट्रांसफार्मर आपके यहाँ से दूर होगा तो फिर ये समझ लीजिए दोस्तों इतने पैसे फिर ज्यादा भी लगेंगे। तो जब भी आप लैंड परचेज करें तो ये देख लें कि से लाइट की लाइन कहां से जा रही है, क्योंकि दोस्तों अब ये है साल के जंगल। अब मैं आपको थोड़ा ना डिवाइडेशन बता देता हूँ, लैंड का डिवाइडेशन ना इस हिसाब से भी बता देता हूँ मैं थोड़ा, कि जैसे ये झड़गांव तक का जो क्षेत्र है ना, ये साल के जंगल, और जो टाइगर अपना अड्डा बनाता है ना, वो साल के जंगलों में ही बनाता है। और ये बड़े जंगल हैं, साल के जंगल जो है ना बड़े जंगल से कनेक्टेड है। मोहान भी यहाँ से कनेक्टेड है, मरचुला से डिकाला भी कनेक्टेड है, क्योंकि साल के जंगल चलते हुए आ रहे हैं यहाँ तक, जहां मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ जहां हमारी लैंड है यहाँ तक साल के जंगल है। तो दोस्तों जो साल के जंगलों वाला एरिया है ना, वो महंगा है एज कम्पेयर टू चीड़ के जंगलों वाले से, क्योंकि चीड़ के जंगल है ऊपर की तरफ। अब ये आगे वो हम जैसे बढ़ते चले जाएंगे, मोले खाल वगैरह। अब दोस्तों अगर मार्केट की लैंड खरीदेंगे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल एक लैंड की बात कर रहा हूँ कि साल के जंगल वाला जो एरिया है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, उसमें लैंड महंगी है। और जो चीड़ के जंगल वाला एरिया है उसमें लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, लेकिन फिर भी वहां सस्ता ऑप्शन मिल सकता है कि हाँ भाई 4 लाख रुपए नाली भी लैंड मिल जाएगी, ऐसी भी एरियाज हैं।
लेकिन साल के जंगलों वाली अगर आप बात करोगे ना, तो वहां की लैंड तो ऑलरेडी ही सोल्ड आउट है, ऑलरेडी ही सोल्ड आउट है। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर की जो मूवमेंट होती है या एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है वो साल के जंगलों की तरफ ही होती है ज्यादा। और इधर रिवर भी पास है, तो जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतनी लैंड खरीद रखी है यहाँ कि दिखता होगा कि ये खाली पड़ी हैं, वो भी कुछ दिन ही खाली हैं, बाकी सब ये सब कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे इस वीडियो में मैंने ना आपकी काफी क्वेरीज जो मुझे आती हैं रेगुलर इंटरवल पे, मुझे जो क्वेरीज आती हैं वो मैंने काफी रिजोल्व करी है, कोशिश करी है, रिजोल्व कर पाया हूं मैं शायद। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो ना, तो आप आने वाली वीडियोस में तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिखा हुआ है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी मुझे ना कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। और जो कभी लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं आए और उनका मन है घूमने आने का, तो आप ऐसा मत समझना कि आप अनजान हो यहाँ, मैं हूँ यहाँ। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हेल्प मेरे से नीड रिक्वायर्ड हो, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। एक ट्रस्टवर्दी सोर्स की तरह मैं आपको सर्व करूंगा। आप जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे मैं आप लोगों को दे दूंगा, और हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी कर दूंगा। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्वाइन करें दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें। ज्वाइन करने से ग्रोथ होती है चैनल की, तो चैनल को ज्वाइन भी करें, हाइप करें वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।